बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में मदन नाम का एक शिकारी अपनी पत्नी माला के साथ रहा करता था। मदन के विवाह को कई वर्ष हो चुके थे, मगर अभी भी वह संतान के सुख से वंचित था। एक दिन मदन शिकार के लिए घर से निकल ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी माला कहती है, आज तो आपको कोई ना कोई शिकार करना ही होगा। घर में खाने पीने का सामान सब खत्म हो चुका है। मदन बोला, मैं जानता हूँ माला, तुम मेरी वजह से कई बार भूखी रहती हो, तो मुझे बहुत दुख होता है। माला बोली, ये कैसी बातें कर रही हो आप? भला आपकी वजह से मैं भूखी क्यों रहूंगी? क्योंकि मैं एक शिकारी हूँ और काफी समय से मुझे कोई ढंग का शिकार नहीं मिला। अगर मैं शिकार के अलावा कोई और काम जानता तो शायद हमें यह दिन देखने न पड़ते। माला बोली, भगवान पर भरोसा कीजिए, आज कोई न कोई शिकार आपको मिल ही जाएगा। माला की बात सुनकर मदन उदास मन से जंगल की ओर चला गया और अपनी पैनी नजरों से शिकार को खोजने लगा। तभी उसकी नजर एक वृक्ष पर पड़ी। उसने देखा कि उस वृक्ष पर घोंसले में एक चील बैठी हुई है और ठीक उसके पीछे एक सांप उसे डसने के लिए तैयार बैठा हुआ है। मदन बोला, अरे यह तो चील है और जिस अंदाज से बैठी हुई है ऐसा लगता है कि यह अपने अंडों की सुरक्षा कर रही है और यह सांप घात लगाए बैठा हुआ है। अगर सांप ने इसे डस लिया तो यह तो बेचारी बेमौत मारी जाएगी। रुक जाओ। इतना कहकर मदन ने अपना तीर कमान में चढ़ा दिया और उस सांप के ऊपर वार कर दिया। कुछ ही देर में सांप घायल होकर नीचे गिर गया और तड़प तड़प कर मर गया। फिर चील मदन की तरफ देखकर इंसानी आवाज में बोली, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बोलो, मैं इसके बदले में तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? चील की जुबान से इंसानी आवाज सुनकर मदन पूरी तरह डरता हुआ बोला, तुम तो एक चील हो, फिर तुम इंसानी आवाज में कैसे बात कर सकती हो? मैं एक विचित्र चील हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। तुमने तो मेरी जान बचाई है। बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मदन बोला, मैं मदद करने की कीमत नहीं लेता। चील बोली, तुम तो बहुत ही अच्छे इंसान मालूम पड़ते हो, फिर तुम शिकारी क्यों बने? क्योंकि मुझे शिकार करने के अलावा और कोई काम नहीं आता, और वैसे भी अच्छे इंसान की भगवान अधिक परीक्षा लेते हैं। शादी के कई वर्षों बाद भी मेरी कोई संतान नहीं हुई। अगर मेरी कोई संतान होती तो मुझे शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ती। चील बोली, मैं एक मायावी चील हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मेरे घोंसले पर जो 2 अंडे देख रहे हो, यह कोई मामूली अंडे नहीं है, बल्कि विचित्र जादुई अंडे हैं। तुम इन दोनों अंडों को अपने घर ले जाओ। एक अंडे से एक बेटा जन्म लेगा जो सच्चाई का देवता होगा और मेहनत करेगा। दूसरे अंडे से एक राजकुमार जन्म लेगा जो वीरों का वीर, बड़ा दिल वाला होगा। मदन उन दोनों अंडों को अपने घर पर लेकर आ गया और सारी घटना अपनी पत्नी को बताते हुए कहने लगा, अरे माला, मैं क्या बताऊं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि जो घटना मैंने अपनी आंखों से देखी है वह सत्य है। माला बोली, अरे तुम्हारे हाथ में पकड़े हुए यह 2 अंडे बता रहे हैं कि तुमने जो कुछ भी देखा है वह सब सत्य है। अब और देर ना करें, जल्दी से इन अंडों को उठाकर रख दो। मदन ने जैसे वे अंडे रखे, अचानक अंडों का आकार बड़ा होने लगा और दोनों अंडे फूट गए। अंडों के फूटते ही 2 शिशुओं की किलकारियां मदन और माला के कानों में गूंजने लगी। मदन बोला, इसका मतलब वह मायावी चील सही बोल रही थी। ये दोनों अंडे तो वाकई
चमत्कारी निकले। फिर माला ने अंडों से दोनों बच्चों को उठा लिया और मदन से बोली, ये दोनों बच्चे तो बहुत ही सुंदर हैं। हाँ माला, ये दोनों बड़े ही प्यारे बच्चे हैं। आज से ये हमारे बेटे होंगे। माला बोली, इनके जन्म से पहले ही इनकी भविष्यवाणी कर दी गई है, इसलिए मैं इनका नामकरण अभी से करती हूँ। इनमें से एक राजकुमार होगा, मैं उसका नाम सम्राट रखती हूँ, और दूसरा मन का धनी होगा, मैं उसका नाम दिलीप रखती हूँ। माला की बात सुनकर मदन मुस्कुराने लगा। समय इसी तरह बीतता रहा और माला अपने दोनों बेटों के मोह में इस कदर डूब गई थी कि वह यह भी भूल गई थी कि उसके दोनों बेटे उसकी कोख से नहीं बल्कि अंडों से जन्मे हैं। ऐसे ही 20 वर्ष बीत गए। सम्राट और दिलीप 20 वर्ष के हो चुके थे। वो दोनों भाई अब मदन के साथ खेतों में उसका हाथ बटाते थे। एक दिन वे दोनों अपने पिता के साथ खेत में बैठे हुए थे कि तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ वहां आकर मदन से कहने लगा, अरे मदन भाई, तुमने कुछ सुना क्या? मदन बोला, क्या हो गया भाई, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? अरे सारे नगर में भय का माहौल छाया हुआ है। जब से जादूगरनी तोशिका ने महाराज भानु प्रताप को उनकी बेटी के अपहरण करने की धमकी दी है, पूरे राज्य में सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। राजा भानु प्रताप को भी जादूगरनी तोशिका से नहीं उलझना चाहिए था। उसके बारे में तो सभी जानते हैं कि वे काली विद्या की रानी है। उसने कितने ही मासूम और निर्दोष लोगों का खून बहाया है। जादूगरनी तोशिका का मुकाबला बड़े से बड़ा साधु भी नहीं कर सकता। तभी दिलीप क्रोधित होते हुए अपने पिता मदन से कहने लगा, पिताजी, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस जादूगरनी तोशिका का सर्वनाश कर दूंगा। जब भी मैं किसी पर अत्याचार होते हुए देखता हूँ तो मेरा खून खौल उठता है, और फिर तोशिका तो बहुत ही अत्याचारी है। दिलीप की बातें सुनकर सम्राट बोला, अरे देखो भाई, सीधी सी बात है, तोशिका का अंत तो मैं भी कर सकता हूँ, परंतु अगर महाराज स्वयं चलकर मेरे पास आए और मुझसे मदद मांगे तो। दिलीप और सम्राट की बातें सुनकर वो व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तुम दोनों के कौशल पर कोई शक नहीं है। उस व्यक्ति की बात सुनकर दोनों भाई मुस्कुराने लगे। उधर राजा भानु प्रताप चिंतित अवस्था में दरबार में अपनी बेटी राजकुमारी रूपमती के साथ बैठे हुए थे कि तभी उसके बगल में खड़ा हुआ उसका मंत्री कहने लगा, महाराज, इस तरह चिंतित होने से कुछ नहीं होगा। आप इस परेशानी से बचने का कोई उपाय सोचिए जिससे कि तोशिका को गिरफ्तार किया जा सके। मंत्री जी, तुम्हारे ही कहने पर हमने तोशिका को इस राज्य से बाहर निकाल दिया। हमने सोचा था कि वे डर जाएगी, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अरे, उसने तो हमारी आंखों के सामने हमारी बेटी का अपहरण करने की हमें धमकी दे दी। महाराज, लगता है हमने तोशिका को राज्य से बाहर निकालने में जल्दबाजी कर दी। हमें सबसे पहले उसके इरादों के बारे में जानना चाहिए था कि आखिर वह ऐसी कौन सी काली विद्या का प्रयोग कर रही है जिससे उसने इतने निर्दोष और मासूमों की बलि दे दी है। तुम बिल्कुल सही कहते हो मंत्री जी। ये सब सुनकर राजकुमारी रूपमती बोली, पिताजी, अब तो सभी साधुओं ने भी मदद करने से इनकार कर दिया है। कोई भी साधु तोशिका से मुकाबला नहीं कर सकता। तो क्या वास्तव में तोशिका मेरा अपहरण करके मुझे ले जाएगी? राजकुमारी रूपमती ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर एक स्त्री की भारी आवाज सुनाई दी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो रूपमती। मैं तुम्हें तुम्हारे महल से तुम्हारे ही पिता के सामने अपहरण करके ले जाऊंगी और वे कुछ नहीं कर सकेंगे। तभी वहां दरबार में
काला धुआं फैलने लगा। अगले ही पल उस काले धुएं ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण कर लिया। वो बूढ़ी औरत भयानक मुस्कान से राजा भानु प्रताप से बोली, मूर्ख राजा, तुझे क्या लगता था कि तू मुझे राज्य से निकाल देगा और मैं आंखें बंद करके बैठी रहूंगी? मुझे केवल एक बलि की आवश्यकता थी जो तूने मुझे नहीं लेने दी। अब मैं तेरी बेटी की बलि दूंगी और उसके बाद मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी। इतना कहकर तोशिका काले धुएं में परिवर्तित हो गई और पूरे महल में काला धुआं फैल गया। अगले ही पल वह धुआं वहां से हट गया, लेकिन राजकुमारी रूपमती वहां से गायब थी। यह देखकर राजा चिल्लाते हुए कहने लगा, मंत्री जी, यह क्या हो गया? तोशिका हमारी आंखों के सामने ही हमारी बेटी का अपहरण करके ले गई। जाओ, जाकर सारे राज्य में जितने भी साधु हैं उन्हें यहाँ लेकर आओ। मंत्री कुछ देर बाद ही वापस लौटा और कहने लगा, महाराज, सभी साधुओं ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। केवल एक साधु है जो आपकी समस्या का हल कर सकता है, लेकिन उस साधु के पास आपको स्वयं जाना होगा। वह राजमहल में नहीं आते। मंत्री जी, हम अपनी बेटी की जान बचाने के लिए कहीं भी चलने को तैयार हैं। आप बताइए कि हमें वो साधु कहाँ मिलेंगे? राजा मंत्री के साथ निकल जाता है और कुछ ही देर में जंगल में पहुँच जाता है। राजा ने देखा कि एक घने वृक्ष के नीचे साधु महाराज बैठे हुए हैं और वे आंखें बंद करके तपस्या कर रहे हैं। कुछ देर बाद साधु ने आंखें खोली और राजा की तरफ देखते हुए कहने लगा, राजन, मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तो फिर मेरी सहायता कीजिए साधु महाराज। राजन, इस समस्या में मैं आपको सिर्फ यह बता सकता हूँ कि जादूगरनी तोशिका आपकी बेटी को लेकर कहाँ गई है, परंतु मैं स्वयं आपकी पुत्री को बचाकर नहीं ला सकता। लेकिन इतना बता सकता हूँ कि अगर आपकी बेटी को कोई बचा सकता है तो केवल इस संसार के विचित्र 2 युवक ही बचा सकते हैं, जिन्होंने अपनी माँ की कोख से जन्म नहीं लिया। ये सुनकर राजा बुरी तरह से चौंकते हुए बोला, साधु महाराज, आप कहना क्या चाहते हैं? उन्होंने अपनी माँ की कोख से जन्म नहीं लिया तो फिर कैसे जन्म लिया है? महाराज, ये जानने का आपके लिए अभी समय नहीं है। जाओ, जाकर ये घोषणा करवा दो कि अगर कोई भी व्यक्ति आपकी बेटी को जादूगरनी तोशिका के चंगुल से छुड़ाकर ले आएगा तो आप उस वीर से अपनी बेटी का विवाह कर देंगे। मैं जानता हूँ कि संसार में केवल वो 2 युवक ही हैं जो तोशिका से नहीं डरते। वे दोनों आपकी बेटी को जादूगरनी तोशिका के पास से जरूर वापस ले आएंगे। उसके बाद आप उन दोनों में से किसी एक से अपनी बेटी का विवाह कर देना। महाराज, अब ज्यादा सवाल मत पूछना क्योंकि समय बहुत कम है। साधु का आदेश सुनते ही राजा भानु प्रताप अपने मंत्री के साथ अपने महल में पहुंच गया और उसने सारे राज्य में वही घोषणा करवा दी जो साधु महाराज ने उसे कही थी। घोषणा सुनकर सम्राट अपना घोड़ा लेकर कहीं जाने की तैयारी करने लगा कि तभी उसका भाई दिलीप आकर उससे कहने लगा, सम्राट, तुम कहाँ जा रहे हो? सम्राट बोला, अरे क्या तुमने सुना नहीं? महाराज भानु प्रताप ने घोषणा की है कि जो कोई भी उनकी बेटी को जादूगरनी तोशिका के चंगुल से आजाद करवाएगा वे उसका विवाह उस व्यक्ति से कर देंगे। मैं राजकुमारी रूपमती को जादूगरनी तोशिका के चंगुल से आजाद कराकर उससे विवाह करूंगा। तभी वहां पर उनके माता पिता मदन और माला भी आ पहुँचे और बोले, लेकिन बेटा, ये तोशिका तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सम्राट बोला, अब चाहे जितनी भी खतरनाक हो, मुझे उससे डर नहीं लगता।
तभी दिलीप बोला, तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर सम्राट बोला, देखो भाई, अगर तुम भी मेरे साथ चलोगे तो राजकुमारी रूपमती को बचाने में हम दोनों दावेदार हो जाएंगे। फिर तो राजकुमारी रूपमती को हम दोनों में से किसी एक को ही चुनना होगा। दिलीप ने कहा, नहीं भाई, मुझे राजकुमारी रूपमती से विवाह नहीं करना है। मैं तो बस तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ और मुझे तोशिका को मारकर बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी, क्योंकि उसने बहुत से गरीब और निर्दोष लोगों की बेवजह जान ली है। कुछ ही देर में दोनों भाई वहाँ से चले गए। उन दोनों को जाते हुए देखकर माला मदन से कहने लगी, कैसे पिता हैं आप? आपने दोनों बेटों को रोका क्यों नहीं? आप जानते हैं कि तोशिका कितनी खतरनाक है। अगर मेरे दोनों बेटों को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? शायद तुम भूल गई हो माला कि हमें ये दोनों बेटे कैसे प्राप्त हुए थे। अब हमारे दोनों बेटे अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। अब आगे क्या होगा यह तो भाग्य ही बता सकता है। इधर दोनों भाई चलते चलते एक सुनसान जगह पर पहुंच गए। तब दिलीप कहता है, सम्राट, हम दोनों यहाँ पर आ तो गए हैं, पर हमें यह नहीं पता कि तोशिका हमें कहाँ मिलेगी। सम्राट बोला, हाँ, तुमने सही कहा, और कोई भी साधु डर की वजह से हमें बताने को तैयार भी नहीं है। तभी वहाँ पर एक चील उड़ती हुई आई और उन दोनों की ओर देखकर कहने लगी, मैं जानती हूँ कि वे जादूगरनी तोशिका तुम्हें कहाँ मिलेगी। चील के मुंह से इंसानी भाषा सुनकर वो दोनों भाई आश्चर्यचकित रह गए। तुम तो चील हो, भला मनुष्य की आवाज में कैसे बात कर सकती हो? मैं कोई साधारण चील नहीं, बल्कि एक विचित्र चील हूँ। कैसे विचित्र चील? हम दोनों कुछ समझे नहीं। दोनों भाइयों ने कहा। चील बोली, समझने और समझाने का समय अभी नहीं है। मैं केवल तुम दोनों को यह बताना चाहती हूँ कि तुम दोनों साधारण नहीं हो। अगर इस संसार में जादूगरनी तोशिका का मुकाबला कोई कर सकता है तो वह केवल तुम दोनों ही कर सकते हो, और तोशिका को तुम दोनों एक साथ मिलकर ही मार सकते हो। वह कैसे? जब तुम दोनों तोशिका के महल के अंदर पहुंचोगे तब तुम्हें तोशिका की कोई भी बात नहीं सुननी है और उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देना है। तुम दोनों में से एक उसकी चोटी पकड़ लेना और दूसरा उसकी चोटी में आग लगा देना। जैसे ही उसकी चोटी में आग लगेगी उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उसकी जान उसकी चोटी में है। उसके बाद राजकुमारी रूपमती को लेकर तुरंत महल चले आना। अब तुम दोनों मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हें तोशिका के महल तक पहुंचा दूंगी। तुरंत दोनों भाई चील पर बैठ गए और उसने उन्हें तोशिका के महल के पास छोड़ा और कहा, अपना ध्यान रखना। उसके बाद चील वहां से उड़कर चली गई और दोनों भाइयों ने तोशिका के महल में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि विचित्र महल के अंदर सामने ही एक भयानक बूढ़ी स्त्री खड़ी है जो उन्हें घूर घूर कर देख रही थी, और उसके बगल में डरी सहमी राजकुमारी रूपमती खड़ी थी। वे बूढ़ी स्त्री कोई और नहीं बल्कि जादूगरनी तोशिका थी। वे गुस्से से उनकी ओर देखकर कहने लगी, तुम दोनों कौन हो और यहाँ कैसे आ गए? जहाँ तक मैं जानती हूँ किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि वह मेरे महल तक पहुँच सके। तोशिका की बात का उन दोनों भाइयों ने कोई जवाब नहीं दिया और सम्राट ने तुरंत जाकर तोशिका की चोटी पकड़ ली। ऐसा करते ही तोशिका खुद को लाचार महसूस करने लगी। वो चीखती हुई बोली, ये नामुमकिन है। इस तरह की शक्ति पृथ्वी लोक के वासियों में नहीं होती। ऐसी शक्ति तो केवल पाताल लोक के वासियों में होती है।
इसका मतलब मैंने वर्षों पहले पाताल लोक की रानी को जीवित छोड़ने की गलती कर दी, जब मैंने उसे एक चील में परिवर्तित कर दिया था। तोशिका ने इतना कहा ही था कि तभी दिलीप ने उसकी चोटी में आग लगा दी। कुछ ही देर में जादूगरनी तोशिका जलकर राख हो गई। उसके राख होते ही सम्राट ने राजकुमारी रूपमती की ओर देखकर कहा, डरने की कोई बात नहीं है राजकुमारी, अब तुम सुरक्षित हो। राजकुमारी जल्दी चलिए, हमें आपको तुरंत महल में ले चलना है। चलिए। कुछ घंटों के बाद सम्राट दिलीप और राजकुमारी रूपमती राजा भानु प्रताप के महल में खड़े थे। राजा अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुआ। सम्राट बोला, महाराज, मैं आपकी बेटी को जादूगरनी तोशिका के चंगुल से आजाद कराकर ले आया हूँ और तोशिका को भी मैंने समाप्त कर दिया है। ये सुनकर राजा पूरी तरह से चौंक गया और अपने आप से बोला, लेकिन साधु महाराज ने तो कहा था कि मेरी बेटी को तोशिका के चंगुल से केवल वही छुड़ा सकता है जिसने अपनी माँ की कोख से जन्म नहीं लिया हो। इसका मतलब ये दोनों भाई वही हैं। इतना बोलकर राजा भानु प्रताप सम्राट और दिलीप की ओर देखकर कहने लगे, मैं तुम दोनों के माता पिता से मिलना चाहता हूँ। राजा ने बड़े सम्मान के साथ उनके माता पिता को महल में बुलाया। कुछ ही देर में मदन और माला महल के दरबार में उपस्थित थे। राजा भानु प्रताप सम्राट की ओर देखकर कहने लगे, मुझे साधु महाराज ने बताया था कि मेरी बेटी को तोशिका के चंगुल से केवल वही दो युवक छुड़ा सकते हैं जिन्होंने अपनी माँ की कोख से जन्म नहीं लिया हो। तुम्हारे दोनों बेटे न केवल मेरी बेटी को जादूगरनी तोशिका के चंगुल से छुड़ाकर लाए हैं, बल्कि उन्होंने तोशिका को भी समाप्त कर दिया है, जबकि बड़े से बड़ा साधु भी उसे समाप्त नहीं कर पाया। चलो अब बताओ, आखिरकार इसका क्या रहस्य है? राजा भानु प्रताप ने इतना कहा ही था कि तभी वही चील उड़ती हुई महल में पहुंच गई और रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। यह देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। सुंदर स्त्री राजा की ओर देखकर कहने लगी, राजा भानु प्रताप, उस साधु महाराज ने सच कहा था। दरअसल ये दोनों मेरे बेटे हैं। तुम्हारे बेटे? मैं कुछ समझा नहीं। सुंदर स्त्री बोली, वर्षों पहले तोशिका ने पाताल लोक पर शासन करने के लिए निर्दोष लोगों की बलि चढ़ानी शुरू कर दी थी। जब मुझे इस बात का पता चला, तब मैंने तोशिका को सबक सिखाने के लिए पृथ्वी लोक पर आने का निश्चय किया, लेकिन मैंने उसे कमजोर समझ लिया था। मेरा जब उससे मुकाबला हुआ तो तोशिका ने अपनी जादू की शक्ति से मुझे चील में बदल दिया था, मगर वह नहीं जानती थी कि मैं उस समय गर्भवती थी। मैंने चील के रूप में 2 अंडे दिए और ये दोनों बेटे उन्हीं अंडों से जन्मे हैं। अपने काले जादू की शक्ति के बल पर तोशिका इतनी ताकतवर हो गई थी कि पृथ्वी लोक का कोई भी मनुष्य उसे समाप्त नहीं कर सकता था। लेकिन मेरे दोनों बेटों ने अपने साहस और ताकत से उसे समाप्त कर दिया। तभी वहाँ पर वे साधु जिसने राजकुमारी को तोशिका के चंगुल से बचाने का उपाय बताया था, वे दरबार में पहुँचे और कहने लगे, महाराज, ये स्त्री सही कह रही है। जब ये चील के रूप में थी तब ये मदद के लिए मेरे पास आई थी और मैंने ही इसे इंसानी आवाज में बोलने की शक्ति दी थी। साथ ही मैंने इसे यह भी बताया था कि इसके अंडों से इसके 2 बेटे जन्म लेंगे और वही 2 बेटे तोशिका को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन इसे अपने बेटों को किसी ऐसे मनुष्य को सौंपना होगा जिसके दिल में दया की भावना हो। इसके बाद पाताल लोक की रानी ने वही किया जो मैंने उसे बताया था। अब पाताल लोक की रानी
अपने दोनों बेटों की ओर देखकर कहने लगी, समय आ गया है मेरे बच्चों पाताल लोक लौटने का। तुम तो पाताल लोक के राजकुमार हो, इसलिए मैं तुम्हें ले जाना चाहती हूँ। दोनों लड़कों ने कहा, नहीं, हमारे माता पिता इसी पृथ्वी लोक के हैं और हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आपने हमें भले ही जन्म दिया है माँ, लेकिन हमारी परवरिश पृथ्वी लोक के रहने वाले इंसानों ने की है, इसलिए हम इनके पास ही रहेंगे पृथ्वी लोक पर। पाताल लोक की रानी मुस्कुराती हुई वहाँ से गायब हो गई। उसके बाद राजा भानु प्रताप मुस्कुराते हुए दोनों भाइयों से बोला, तुम दोनों ने मेरी बेटी की जान बचाई है। बताओ, तुम दोनों में से कौन मेरी बेटी के साथ विवाह करना चाहता है? सम्राट बोला, महाराज, मैं आपकी बेटी के साथ विवाह करना चाहता हूँ। और दिलीप बोला, महाराज, मैं अपने माता पिता के साथ रहकर मेहनत करके अपना जीवन जीना चाहता हूँ। यह सुनकर राजा बोले, ठीक है, तुम दोनों की जैसी इच्छा है वैसा ही होगा। कुछ दिनों के बाद राजा ने अपनी बेटी रूपमती का विवाह सम्राट के साथ कर दिया और वह महल में राजा बनकर रहने लगा। दिलीप अपने माता पिता के साथ रहते हुए उनकी खेती बाड़ी के काम में मदद करता और उनकी खूब सेवा करता। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो कहानी अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।